हेलो गाइस, चैनल नॉलेज फॉर यू में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बन गया था, जिसमें नेशनल असेंबली ने संविधान का एक पूरा प्रारूप तैयार कर लिया था। और उस प्रारूप में उसने क्या किया था, जो शक्ति थी जो राजा के हाथ में थी ना, तो अब राजा के हाथ से शक्ति निकाल कर विभिन्न संस्थाओं में क्या कर दी था, विभाजित कर दी थी। विभिन्न संस्थाएं कौन सी थी? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो उसने राजा के हाथों से शक्तियां लेके इन संस्थाओं में विभाजित कर दिया, हस्तांतरित कर दिया था। ठीक, अब हम यहाँ पर देखेंगे कि फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन का मीन्स होता है कोई चीज जड़ से खत्म कर देना। ठीक, तो फ्रांस से क्या किया गया, राजतंत्र को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया और गणतंत्र की स्थापना की गई। तो ये सारी चीजें हम किस में पढ़ेंगे, इससे को हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना किस तरीके से हुई है। फ्रांस की स्थिति आने वाले वर्षों में भी तनावपूर्ण बने रही। अब राजा ने साइन तो कर दिया, नए संविधान बनाने की अनुमति प्रदान तो कर दी, लेकिन क्या थी, जो स्थिति थी वह तनावपूर्ण थी, है ना। अब बताइए कि एक राजा है जो पूरा पावरफुल था, जिसके पास पूरी शक्तियाँ थीं, उससे शक्तियाँ लेकर एक संस्था में बांट दी गई, है ना। उसको संस्थाओं में क्या कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया। तो क्या राजा खुश होगा? नहीं होगा ना। तो जो लुई 16 थे, उन्होंने संविधान पर तो हस्ताक्षर कर दिए थे, परंतु प्रसा के राजा से उसकी गुप्त वार्ता भी चल रही थी। फ्रांस की घटनाओं से अन्य पड़ोसी देशों के शासक भी चिंतित थे, इसलिए 1789 की गर्मियों के बाद होने वाली ऐसी घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए इन शासकों ने सेना भेजने की योजना बना ली थी। अब राजा ने क्या किया, साइन कर दिया कि भाई संविधान तैयार कर लो, पर राजा के मन में ये भी चल रहा था कि मैं अपनी शक्तियों को, अपने पावर को ऐसे कैसे जाने दूं। भाई मैं राजा हूँ ना, तो राजा हूँ तो राजा जैसे ही रहूँगा, मेरे पास शक्ति होनी चाहिए। तो इसके लिए वह प्रसा के राजा से गुप्त वार्तालाप कर रहा था, मतलब चुपचाप चुपके बातचीत चल रही थी, है ना। चुपचाप क्या हो रहा था, बातचीत चल रही थी। और फ्रांस में जो घटना हुई थी ना, तो उस घटना के कारण जो पड़ोसी देश थे, तो वहाँ के राजा को भी चिंतित हो गए थे, उनको भी टेंशन हो गई थी। उन्हें क्या टेंशन हो गई कि जिस तरीके से फ्रांस में घटना हुई, तो क्या हो सकता है मेरे राज्य में भी इस तरीके से हो जाए। तो इसलिए जितने राजा लोग थे आपस में क्या करने लगे थे, बातचीत करने लगे, वार्ता करने लगे कि भाई हम लोगों को कुछ ना कुछ कदम उठाना पड़ेगा, नहीं तो इस तरीके से तो पूरा राज्य जनता के हाथों में आ जाएगा। तो उन्होंने यह सोचा कि जो गर्मियों में होने वाली जो घटनाएं थी, तो उनको नियंत्रित करने के लिए शासकों ने सेना भेजने की योजना बनाई थी। तो जितने शासक थे, जो प्रसा का राजा था, जो ऑस्ट्रिया का राजा था, तो इन लोगों ने सोचा कि हम क्या करेंगे, युद्ध करेंगे, हम युद्ध छेड़ देंगे, है ना। तो लेकिन इस योजना पर अमल होता, मतलब जो राजा लोग ने प्लानिंग की थी, तो राजा लोगों की जो प्लानिंग थी, तो उस योजना पर उन लोग अमल करते, उसको सुचारू रूप से संचालित करते, उसे चलाते। उससे पहले ही अप्रैल 1792 में नेशनल असेंबली ने प्रुसा एवं ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा का प्रस्ताव पारित कर दिया, है ना। तो नेशनल असेंबली को कहीं से ये बात लीक हो गई, पता चल गया कि राजा लोग क्या कर रहे हैं, हमला करने की कोशिश करने वाले हैं, हमला करने वाले हैं। तो वो लोग हमला करें, उससे पहले ही नेशनल असेंबली ने क्या किया, प्रुसा और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध का प्रस्ताव पारित कर दिया। अब युद्ध करेंगे तो क्या चाहिए, आर्मी चाहिए, सेना चाहिए ना। तो हजारों स्वयंसेवी सेना में भर्ती होने के लिए जमा होने लगे। लोग बड़े खुश थे कि भाई मेरा देश आजाद वाला है, जो राजतंत्र चल रहा था वो राजतंत्र खत्म होने वाला है। तो उस खुशी में वो आर्मी में क्या होने लगे, भर्ती होने लगे, सेना में भर्ती होने लगे। उन्होंने इस युद्ध को यूरोपीय राजाओं एवं कुलीनों के विरुद्ध जनता की जंग के रूप में लिया। तो जनता ने किस रूप में लिया कि भाई हम लोग आज़ाद हो जाएंगे। उनके होठों पर देशभक्ति के जो तराने थे, उनमें कवि लाजेट दी लाइल द्वारा रचित मार्शले भी था। तो यहाँ पर राजेट दी लाइल एक कवि हैं, और राजेट दी लाइल के द्वारा लिखी गई जो कविता थी उसे मार्शले कहा जाता था। और यह गीत पहली बार मार्शलेस के स्वयंसेवियों ने पेरिस के कूच करते हुए, कूच करना मतलब होता है जाना, है ना,
जब सेना निकलती है ना तो उसको कूच करना कहते हैं। तो कूच करते हुए गाया गया था, इसलिए इस गाने का नाम मार्शले हो गया, जो अब फ्रांस का राष्ट्रगान है। ठीक है, तो वो जो गीत उस समय गाया था मार्शले, तो इस समय अब वो क्या है, अब वह फ्रांस का राष्ट्रगान है। इसे आप चाहें तो गूगल में सर्च करके सुन भी सकते हैं कि फ्रांस का राष्ट्रगान कौन सा है। क्रांतिकारी युद्धों से जनता को भारी क्षति एवं आर्थिक कठिनाइयां झेलनी पड़ी। अब क्या हो रहा था, ये क्रांतिकारी युद्ध चल रहे थे, बहुत दिनों से चल रहे थे, बहुत सालों से भी चल रहे थे। तो जनता को क्या हो रहा था, भारी क्षति हो रही थी, और साथ में क्षति हो रही थी और आर्थिक कठिनाइयां भी उनको झेलनी पड़ रही थी। जो पुरुष वर्ग थे तो वो कहाँ पर चले गए, वो लड़ने के लिए सेना में भर्ती होने लगे। तो पुरुषों के मोर्चे पे चले जाने के बाद घर परिवार और रोजी रोटी की जिम्मेदारी औरतों के कंधे पर आ पड़ी। अब सारे पुरुष वर्ग कहाँ जा रहे हैं, सेना में भर्ती होने के लिए जा रहे हैं, युद्ध करने जा रहे हैं, तो घर को कौन संभालेगा, तो पूरी जिम्मेदारी किसके ऊपर आ गई, औरतों के कंधों पर आ गई। तो देश की आबादी के एक बड़े हिस्से को ऐसा लगता था कि क्रांति के सिलसिले को आगे बढ़ाने की जरूरत है। तो जो देश था, तो देश में बहुत सारी जो पॉपुलेशन होती है ना, तो आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन, आधी से ज़्यादा आबादी तो ये सोच रही थी कि भाई अब जो क्रांति हो रही है तो होने दो, है ना, अब हमको आज़ाद हो ही जाने दो। तो इस क्रांति को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि 1791 के संविधान से सिर्फ अमीरों को ही राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए थे। जो 1791 में अभी जो संविधान हमने देखा था ना, जो पिछले वीडियो में देखा था कि संविधान तैयार किया गया, तो उस संविधान में सिर्फ अमीरों को ही राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए थे, गरीबों पर ध्यान नहीं दिया गया था। लोग राजनीतिक क्लबों में अड्डे जमा कर सरकारी नीतियों और अपनी कार्य योजना पर बहस करते थे। अब लोग क्या करने लगे थे, लोग क्लब वगैरह होते हैं ना, तो क्लब में क्या करने लगे थे, राजनीतिक वो बनाने लगे थे, गुट बनाने लगे थे, ग्रुप बनाने लगे थे। और किस बात पे बहस होती थी, वहाँ पर सरकारी नीतियों पर बहस हुआ करती थी, बातचीत हुआ करती थी। इनमें से जैकोबिन क्लब सबसे सफल था। बहुत सारे क्लब थे, उस क्लब में सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध क्लब था वो जैकोबिन क्लब नाम का क्लब सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध था, जिसका नाम पेरिस के भूतपूर्व कॉन्वेंट ऑफ सेंट जेकब के नाम पर पड़ा। तो जो भूतपूर्व कॉन्वेंट ऑफ सेंट जेकब थे, उनके नाम पर इस क्लब का नाम रखा गया जैकोबिन क्लब, जो अब इस राजनीतिक समूह का अड्डा बन गया था। इस पूरी अवधि में महिलाएं भी सक्रिय थी, तो महिलाएं जो थी उनके भी क्लब बने हुए थे, वो भी राजनीतिक बहस में पार्टिसिपेट करती थी, भाग लिया करती थी, और उन्होंने भी अपने क्लब बना लिए थे। जैकोबिन क्लब के सदस्य मुख्यतः समाज के कम समृद्ध हिस्से से आते थे। जो जैकोबिन क्लब था, तो उसमें कौन से समाज के लोग जुड़े थे, वो लोग जुड़े थे जो रोज कमाते थे, रोज खाते थे, है ना, मतलब कह सकते हैं कि जिनकी इनकम कम थी, जिनकी आय कम थी, वह लोग जुड़े थे। इनमें छोटे दुकानदार और कारीगर, जैसे जूता बनाने वाले, पेस्ट्री बनाने वाले, घड़ी साज, छपाई करने वाले और नौकर व दिहाड़ी मजदूर शामिल थे। कौन से क्लब में, जैकोबिन क्लब में। उनका नेता कौन था, उनका नेता था मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। ठीक, तो जो जैकोबिन क्लब था उनका नेता कौन था, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर था। तो जैकोबिनों के एक बड़े वर्ग ने गोदी कामगारों की तरह धारीदार लंबी पतलून पहनने का निर्णय लिया। तो जो जैकोबिन क्लब थे, तो उन्होंने अपनी ड्रेस, अपना एक यूनिफॉर्म सोचा कि एक यूनिफॉर्म होना चाहिए, ताकि हम लोग ना अलग से समझ में आए कि हम लोग जैकोबिन क्लब वाले हैं। तो उन्होंने क्या किया, जो गोदी कामगार, गोदी मीन्स क्या होता है, गोदी का मतलब होता है डॉक, जहाँ पर जो जलयान होते हैं ना, जो जहाज होते हैं, पानी के जहाज जहाँ पर रुकते हैं उसे गोदी कहा जाता है। ठीक है, जैसे बस स्टैंड में बस रुकती है ना, स्टेशन में ट्रेन रुकती है, तो उसी तरीके से जो जलयान होते हैं, जो पानी के जहाज होते हैं, जहाँ पर ठहरते हैं, जहाँ रुकते हैं, उसे गोदी कहा जाता है। तो वहाँ पर काम करने वाले जो लोग थे, तो धारीदार लंबी पतलून पहनने का उन्होंने भी उनकी तरह ही धारीदार लंबी पतलून पहनने का निर्णय लिया। तो यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हैं कि ये धारीदार पतलून पहने हुए हैं, है ना। तो ये आप चित्र अच्छी तरह से देख लीजिए, आपकी किताब में भी बना हुआ है। ऐसा
इन्होंने समाज के फैशन परस्त वर्ग, खासतौर से घुटने तक पहने जाने वाले ब्रीचेस, घुटन्ना कहते हैं जिसको, पहनने वाले कुलीनों से खुद को अलग करने के लिए किया। उन्होंने इसलिए किया था कि जो फैशन परस्त कुलीन लोग थे, ताकि हम उनसे अलग दिखाई दे सकें। यह ब्रीचेस पहनने वाले कुलीनों की सत्ता समाप्ति के ऐलान का उनका तरीका था। जो ब्रीचेस पहनाए गए या पहने गए, तो उन्होंने इस बात को साबित करना चाहा कि अब कुलीनों की सत्ता खत्म हो गई, कुलीनों का राज्य खत्म हो गया। इसलिए जैकोबिनों को 100 कुलांत के नाम से जाना गया। किस नाम से जाना गया? 100 कुलांत के नाम से। किसको जाना गया? जैकोबिनों को, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बिना घुटने वाला या बिना घुटने वाला। 100 कुलांत पुरुष लाल रंग की टोपी भी पहनते थे। किस रंग की टोपी पहनते थे? लाल रंग की। और ये जो लाल रंग की टोपी थी, स्वतंत्रता का प्रतीक थी। मतलब हम स्वतंत्र हो गए। मतलब जो व्यक्ति लाल रंग की टोपी पहना होगा, तो वह व्यक्ति क्या होगा? स्वतंत्र कहलाएगा। वह किसी का दास नहीं है, किसी का नौकर नहीं है, वह स्वतंत्र है। लेकिन महिलाओं को ऐसा करने की अनुमति नहीं थी। महिलाएं इस तरीके का कार्य नहीं कर सकती थी। मतलब वह लाल टोपी धारण नहीं कर सकती थी, पहन नहीं सकती थी। आपने देखा कि वोट डालने का अधिकार भी महिलाओं को नहीं था, और अपनी स्वतंत्रता का जो प्रतीक लाल टोपी होती है, उसको धारण करने की अनुमति भी उन्हें नहीं थी। सन 1792 की गर्मियों में जैकोबिनों ने खाद्य पदार्थों की महंगाई एवं अभाव से नाराज पेरिस वासियों को लेकर एक विशाल हिंसक विद्रोह की योजना बनाई। अब जो जैकोबिन क्लब के लोग थे, तो उन्होंने देखा कि खाद्य पदार्थ जो थे, जो खाने का पदार्थ है, खाने का अनाज है, वो क्या हो रहा है? वो महंगाई एवं अभाव के कारण, है ना, लोगों को प्राप्त नहीं हो रहा है। तो उन्होंने पेरिस वासियों को लेकर एक विशाल हिंसक विद्रोह की योजना बनाई थी। कब बनाई थी? 1792 में। 10 अगस्त की सुबह उन्होंने ट्यूलेरिये के महल पर धावा बोल दिया। राजा रक्षकों को मार डाला। जो राजा के रक्षक थे ना, जो उसके अंगरक्षक थे, जो उसकी सेना मतलब बॉडीगार्ड थे, तो उनको क्या कर दिया? मार दिया। और खुद राजा को कई घंटों तक बंधक बनाए रखा। मतलब राजा को भी उन्होंने बांध दिया, है ना, और कई घंटों तक उनको बंधक बना के भी रखा। बाद में असेंबली ने शाही परिवार को जेल में डाल देने का प्रस्ताव पारित किया। नए चुनाव कराए गए और 21 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी पुरुष, चाहे उनके पास संपत्ति हो या ना हो, सभी को मतदान यानी कि वोट डालने का अधिकार दे दिया गया। पहले क्या था? जो कर चुकाते थे तो सिर्फ उन्हीं बस को क्या मिलता था? वोट डालने का अधिकार था। लेकिन अब क्या है? अब जो संविधान आया तो उसमें 21 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी पुरुष, चाहे उनके पास संपत्ति हो या संपत्ति ना हो, तो वो अब मतदान कर सकते थे। नवनिर्वाचित असेंबली को कन्वेंशन का नाम दिया गया। अब यहाँ पर जो असेंबली बनाई गई, तो उसका नाम क्या रखा? कन्वेंशन। 21 सितंबर 1792 को इसने राजतंत्र का अंत कर दिया और फ्रांस को एक गणतंत्र घोषित किया। तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है कि 1792 में पूरी तरह से राजतंत्र को खत्म कर दिया और फ्रांस को क्या बना दिया? गणतंत्र बना दिया। जैसा कि आप जानते हैं कि गणतंत्र सरकार का वह रूप है जहां सरकार एवं उसके प्रमुख का चुनाव जनता करती है। तो गणतंत्र में क्या होता है? गणतंत्र में जो सरकार होती है और उसके जो प्रमुख होते हैं, जो प्रतिनिधि होते हैं, उनका चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? जनता के द्वारा किया जाता है। यह वंशानुगत राजशाही नहीं है। लुई 16 को न्यायालय द्वारा देशद्रोह के आरोप में मौत की सजा सुना दी गई। अब यहाँ पर क्या किया गया? जो न्यायालय था, तो न्यायाधीश ने क्या किया? राजा को मौत की सजा सुना दी गई और 21 जनवरी 1793 की प्लेस डी ला कॉनकॉर्ड में इसे सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई। तो यहाँ पर लुई 16 को क्या कर दिया गया? 21 जनवरी 1793 में प्लेस डी ला कॉनकॉर्ड, एक जगह का नाम है ये, है ना, तो प्लेस डी ला कॉनकॉर्ड में उसे सार्वजनिक रूप से क्या कर दिया गया? फांसी दे दी गई। और जल्दी ही रानी मैरी एंटोइनेट का भी वही हासन हुआ जो राजा का हुआ था। तो इस तरीके से क्या हुआ? राजतंत्र पूरी तरह से खत्म हुआ और गणतंत्र की स्थापना हुई। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे आतंक राज क्या है और डायरेक्टरी शासित फ्रांस क्या है। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्ते।